हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैथ का एक ऐसा भाग है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, या एसएससी या यूपी टीपीएससी का कोई एग्जाम हो। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या और बच्चों के मन में ये डर बैठा दिया जाता है बचपन से ही कि ज्योमेट्री बहुत टफ है, और वो उसका नाम सुनते ही डर जाता है। इसका भूत जो है बचपन से मन में बैठ जाता है, तो बच्चे इसको जो है पढ़ते नहीं जनरली, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आज से आपको इससे निजात मिल जाएगा, तो और जो डर है आपके मन में खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो आप अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और मेट्री मतलब होता है मापना। मेट्री मतलब होता है मापना। पृथ्वी को मापने के ही हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले उसमें क्या क्या आएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट पता चल गया तो सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, क्योंकि फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, मतलब रेखा और कोण। रेखा और कोण पढ़ना है। दूसरा इसमें पढ़ना है हमें ट्रेंगल। ट्रेंगल पढ़ना है इसमें। इसे हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज। हिंदी में इसे बोलेंगे त्रिभुज। तीसरा पढ़ना है हमें क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज बोलेंगे इसको। चौथा में पढ़ना है सर्कल। सर्कल, इसे वृत्त बोलेंगे हिंदी में। वृत्त। पांचवा पढ़ना है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज पढ़ना है। इतने चीज पढ़ने हैं, 5 चैप्टर इसमें हमने पढ़ना है। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, ट्रेंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है और पॉलीगॉन पढ़ना है। इतने चीज पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो चैप्टर आएंगे, ये त्रिभुज इसी से रिलेटेड रहेगा, और ये चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज सब इसी से रिलेटेड रहेंगे। देखिए, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें रेखाखंड आ गया, और इसमें कोण भी होते हैं। तो रेखा और कोण को पहले पढ़ना जरूरी है। वही इसमें भी होता है। चतुर्भुज में 4 रेखाखंड से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे, और उसमें भी कोण होता है। यहाँ देखिए, वृत्त में भी, इसमें देखिए वृत्त में भी इसकी जीवा होती है, टेंजेंट होता है, सब यार रेखा का ही तो खेल है। और यहाँ पे बहुभुज, बहुभुज का ही रेखाखंडों से मिलकर जो है बहुभुज बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, लाइन एंड एंगल में, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल में पहले रेखा। रेखा का निर्माण कैसे होता है? पॉइंट से, बिंदु से रेखा का निर्माण होता है। तो पहले बिंदु के बारे में जान लेते हैं, पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट, पॉइंट क्या है? हिंदी में इसे बोलेंगे बिंदु। हिंदी में इसे बोलेंगे बिंदु बोलेंगे। तो बिंदु, यहाँ देखिए ये बिंदु है। यहाँ पे अगर मार्कर से हमने ये बना दिया, ये बिंदु है। इसका प्रयोग तो किसी चीज को लोकेट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कोई स्थान है, मुरादाबाद मान लीजिए, तो यहाँ पे बिंदु ऐसे लगा रहेगा, इसके बाद उसके आगे क्या लिखा रहेगा? मुरादाबाद। यहाँ देखिए, इस बिंदु का, इस पॉइंट का जो है कोई भाग नहीं होता। इसका जो है कोई भाग नहीं होता। अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो एक वृत्त जैसा दिख रहा होगा आपको। तो इस वृत्त की जो है कोई त्रिज्या नहीं। इस वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं थी। तो अपने बुक में एलिमेंट में लिखा है कि ये ऐसा वृत्त है जिसका कोई त्रिज्या नहीं होती। ये हो गया पॉइंट के बारे में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, संरेख बिंदु, यहाँ पे होगा संरेख बिंदु।
एवं असंरेख बिंदु, एवं असंरेख बिंदु। इंग्लिश में से बोलेंगे कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट एवं एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए इस संरेख बिंदु या असंरेख बिंदु क्या है? जैसे तीन रेखा है, मान लीजिए तीन बिंदु है, अगर एक ही रेखा पे पड़ रही है, यहाँ तीन बिंदु है एक ही रेखा पे पड़ रही है, जिसका मतलब क्या है? ये संरेख है। यहाँ पे तीन बिंदु है, अगर एक रेखा पे पड़ रहा है तो क्या है? ये संरेख बोला जाएगा। चाहे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस तरह से खींच दिया है, ये क्या है? संरेख है। अगर इस तरह से भी जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक रेखा पे ऐसे पड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। अगर यहाँ पे देखिए तीन बिंदु में से अगर दो बिंदु असंरेख है तो उसे हम क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु बोलेंगे। और इसको मिलाएंगे, अगर इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का क्या होगा? निर्माण होगा। तीन बिंदु में से अगर दो बिंदु असंरेख है तो क्या होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे ये है, ये तो दोनों संरेख मिला देंगे। दो बिंदु तो हमेशा क्या रहेंगे? संरेख ही रहेंगे, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा ही तो बनेगी। यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो सीधी दो को मिलाएंगे तो सीधी रेखा बनेगी। तो तीन बिंदु में से दो असंरेख है तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु बोलेंगे। तो ये हो गया संरेख। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ पे इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु हो गया और एक रेखा यहाँ से जा रही है इस तरह से, एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। जब ये एक रेखा इस तरह से, जब यहाँ पे एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बिंदु जो है इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु इसको बोलेंगे। और जो ये रेखा यहाँ से गुजर रही है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस संगामी रेखा बोलेंगे। इस रेखा को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? संगामी रेखा बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कौन करंट लाइन, कौन करंट लाइन, ये हो गया। लेकिन तो आइए आगे देखते हैं। आगे आप पढ़ते हैं रेखा के बारे में। पॉइंट के बारे में हो गया, आप पढ़ते हैं रेखा। रेखा भी हमने आपको बताया कि पॉइंट से मिलकर जो है रेखा का निर्माण होता है। बहुत सारे पॉइंट मतलब बहुत सारे बिंदु से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु है, बिंदु यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे बिंदु से अगर एक रेखा में इसको खींचते हैं, एक रेखा में है, यहाँ पे एक रेखा क्या होता है? निर्माण होता है। रेखा को हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ देखिए रेखा को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये रेखा, इसका मतलब कहीं अंत नहीं है, चली जाती है, इधर भी चली जाती है। अगर यहाँ पे कोई इसका यहाँ पे खंड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे ये ए और ये बी है, तो यहाँ पे ए और बी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे रेखा खंड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रेखा खंड। रेखा खंड मतलब इस रेखा का एक खंड है, क्योंकि रेखा तो यहाँ पे चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ पे इसने अगर यहाँ से उठाते हैं बीच से, इसे हम बोलेंगे रेखा खंड। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेखा है, पूरी रेखा है, यहाँ पे इस तरह से पूरी रेखा है, ए और बी है, इसके ऊपर इस तरह से लगा रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए रेखा को लिखने का ये तरीका। अगर यहाँ पे एक बिंदु एक अगर एक पॉइंट यहाँ पे इंड है और एक पॉइंट इधर रेखा इधर जा रही है रेखा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रे। अगर एक तरफ से इंड हो गया इसका और इधर से इधर बढ़ रही है
इसे हम क्या बोलेंगे, रे मतलब किरण बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे हम, किरण बोलेंगे। अब आइए देखते हैं रेखा कितने प्रकार की होती है। यहाँ देखिए रेखा, लाइन। अब रेखा यहाँ पे देखिए कई प्रकार की होती है। पहले तो एक सरल रेखा होती है। अगर यहाँ पे सरल रेखा अगर सीधा ऐसे खींच दिया जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे सरल रेखा। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगला है वक्र रेखा, वक्र रेखा। यहाँ पे इसे बोलेंगे कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब जो इस तरह से चलती है उसे हम बोलेंगे कर्व लाइन। इसे क्या बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे। अगला है हमारा समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा यहाँ पे पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है, जैसे दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, यहाँ पे इनके बीच की दूरी हर जगह क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पे बीच की दूरी चेक करते हैं तो बराबर है, यहाँ पे बीच की दूरी चेक करते हैं, कहीं भी इसको चेक करेंगे हर समय उसकी बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। एक होता है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, यहाँ देखिए अगर ये रेखा इसको काट दे, यहाँ पे रेखा मान लेते हैं एम है और एन है, और इसको एक रेखा एल काट रही हो, इसे हम क्या बोलेंगे, तिर्यक लाइन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, तिर्यक लाइन बोलते हैं। और एक रेखा होती है संगामी रेखा। अभी हम लोगों ने संगामी रेखा देखा, संगामी रेखा इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। संगामी रेखा क्या है, जब एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है, जब एक बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। ये क्या है, संगामी रेखा है, संगामी रेखा है। ये हो गया रेखा के बारे में। अब आइए कोण के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए रेखा और कोण है, तो रेखा और कोण, रेखा के बारे में इतना हो गया, बस इतना ही जानना है आपको, अब आज से ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आइए कोण के बारे में देखते हैं। कोण, देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कई प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला होता है एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे इसे, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए, जो मान लेते हैं न्यून कोण एक थीटा है, थीटा अगर 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक किरण हो, यहाँ पे एक किरण हो, एक किरण यहाँ पे, दो किरण जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती है अलग अलग दिशा में, उसके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहाँ पे दो किरण है, यहाँ पे एक ही बिंदु से निकल रही है अलग अलग दिशा में, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, उसे एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं, इसकी बीच की दूरी क्या है, थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, ये कोण है। तो दो किरण के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहाँ देखिए अगर थीटा 0 से 90 के बीच होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अगला
अगला है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण देखिए, जब थीटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये इस तरह से बनता है, इस तरह से दो किरण इस तरह से जाती है, इसे ये 90 डिग्री होता है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वहां पे क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो रे जा रही है, ए और इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसके बीच की दूरी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं समकोण। इसी का बोलेंगे समकोण बोलेंगे। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे अधिक कोण। अधिक कोण मतलब यहाँ पे बोलेंगे नहीं तो सरल 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 कोण या रज्जु कोण। रज्जु कोण इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब जैसे एक सीधी रेखा खींच दी जाए, स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा खींच दी जाए, अब इस पे कितना कोण बनता है? जैसे यहाँ पे एक रेखा है, ये किरण, जैसे ये किरण और एकदम सीधे हो जाए, ये यहाँ पे किरण एक इधर हो जाए, एकदम विपरीत दिशा में हो जाए, तो कितना कोण बनेगा? 180 कोण बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा कोण कितना बनता है? 180 डिग्री। इसे एक सरल कोण या रज्जु कोण बोलते हैं। इसे सरल कोण बोलते हैं या रज्जु कोण बोलते हैं। देखिए एकदम सीधा बनाया, तो एकदम सीधा बनाया तो मतलब ये सरल है, ये सरल है, और रज्जु मतलब एकदम सीधा है, यहाँ पे रज्जु कोण बोलते हैं। जैसे रस्सी सीधी हो जाती है, उसी तरह यहाँ पे अगर सीधा हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? रज्जु कोण या सरल कोण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं। आगे आइए अगला देखते हैं। अगला है अधिक कोण। यहाँ पे है अगला अधिक कोण। अधिक कोण यहाँ पे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? यहाँ देखिए थीटा जो है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमने सरल कोण लिख दिया, सरल या रज्जु कोण, ये इसके बाद आता है। इसके जो है अधिक कोण के बाद ये आएगा। यहाँ पे देखिए ये पहले अधिक कोण आएगा, फिर सरल कोण आएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको कर लीजिए, इसको तीसरे नंबर पर कर लीजिए, और इसको चौथे नंबर पर कर लीजिए, इसको तीसरे नंबर पर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इसको चित्र में कैसे बनेगा? यहाँ देखिए एक रेखा इस तरफ से, एक रेखा इस तरफ जा रही है, यहाँ पे एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, मान लेते हैं 110 डिग्री बन रहा है। 110 डिग्री जब ये बनेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा? अधिक कोण होगा, क्योंकि 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो यहाँ पे एक कोण कौन सा है? अधिक कोण है। आइए अगला कोण देखते हैं। पांचवा कोण यहाँ पे होगा बृहद कोण। बृहद कोण। बृहद कोण किसे बोलते हैं? यहाँ पे बोलेंगे इसे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 180 से ज्यादा हो, 270 से कम हो। यहाँ पे 180 से थीटा जो है, थीटा 180 से ज्यादा हो और 270 डिग्री से कम हो, इसे हम क्या बोलेंगे? बृहद कोण बोलेंगे या रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। इसे हम बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगला कोण क्या है? छठा, यहाँ पे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यहाँ देखिए, अगर यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? 360 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ से शुरू किया और यहीं पे फिर आ गया, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
और एक चक्कर घूम गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 360 की एंगल बन गया। कितना एंगल बन गया, 360। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 360 होगा। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे जो ये था, कहाँ गया, ये बृहद कोण। बृहद कोण कैसे बनता है, बृहद कोण इस तरह से बनता है। यहाँ देखिए, एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है, तो ये कोण क्या है, बृहद कोण। ये कोण क्या है, बृहद कोण है। ये 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, 180 से ज्यादा होगा, लेकिन 270 से क्या होगा, 270 से कम होगा। और यहाँ पे अगर थीटा 360 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण हो जाएगा। ये देखिए 6 कोण, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये हो गई बेसिक चीजें, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आइए देखते हैं, देखिए पेयर ऑफ एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पेयर ऑफ एंगल देखते हैं। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल मतलब कोणों का युग। यहाँ पे है कोणों का युग। अब इसमें देखिए दो दो कोण रहेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आइए देखिए, पहला कौन सा कोण है, पहला कोण है यहाँ पे आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण की इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन कोण, एडिशन एंगल। अब एडिशन, ये एंगल क्या है, यहाँ पे आसन्न कोण क्या है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे दो रे हैं, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ है, इन दोनों का एक कॉमन रे हो, अगर इन दोनों में एक कॉमन रे हो, यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन रे सी हो मान लेते हैं। यहाँ पे एक कोण 1 है और ये कोण मान लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे कोण और 1 और 2 के बीच क्या है, ये कॉमन रे है, सी है। इसी हम इसी दोनों कोण को क्या बोलेंगे, यहाँ पे आसन्न कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे कोण 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। यहाँ पे ये आसन्न कोण हो गया। क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है इस तरह से, आसन्न कोण। अगर यहाँ पे एक ये जो है रे, जो एक सीधी रेखा में हो जाए, यहाँ देखिए इधर और ये इधर सीधी रेखा में हो जाए, और एक यहाँ पे एक खड़ी एक रे खींची जाए, यहाँ पे इस रेखा पे खड़ी रे सी हो जाए और यहाँ पे ए हो जाए, ये बी हो जाए, यहाँ पे तब इसके एंगल का योग कितना होगा, कोण 1 और 2 का योग कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमने अभी बताया एक रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 बनता है। अगर यहाँ पे एक रेखा खींच दी जाए तो यहाँ पे बोला जाए कि इस पे कोण कितना बनेगा, तो इस पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। इसे तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, इसे तो सरल एंगल बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ पे इस रे पे अगर एक दूसरे विपरीत रे है, यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस पे एक खड़ी रे खींच दी जाए, इन दोनों कोण जो बटेगा, यहाँ पे एक कोण है एक कोण है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, ये आसन्न कोण है। इसके बारे में जानते रहिए, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आइए अगला कोण देखते हैं। ये हो गया आसन्न कोण। दूसरा कोण है पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये पूरक कोण क्या है, जब यहाँ पे दो कोण, जैसे यहाँ पे ये एक रेखा है, यहाँ पे इस तरह से रेखा नहीं, ये रे है, किरण है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है।
और यहाँ पे एक रेखा है, ये कोण और ये कोण वन, ये कोण 1 और 2, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, तो ये 90 डिग्री अगर है, ये क्या है, पूरक कोण है या कोट पूरक कोण बोला जाएगा। अगर इनमें से एक कोण मान लेते हैं थीटा है, ये कोण थीटा है, और अगला इसका बोल रहा है, इसका जो है कंप्लीमेंट्री एंगल लिखिए या पूरक कोण लिखिए। थीटा का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों कोणों का योग यहाँ 90 है, एक कोण हमें थीटा बता दिया, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोण थीटा बता दिया, तो इसका इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए बोले या पूरक जो है कोण बोले, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, एक कोण थीटा है, इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से जो है होता है। अब अगला कोण क्या है, अगला कोण है सप्लीमेंट्री एंगल। अगला कोण है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में से बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। समपूरक कोण क्या है, जैसे अभी हमने बताया कंप्लीमेंट्री एंगल, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसी में इसमें क्या, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, कोण 1 और 2 का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जबकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होता था, 90 डिग्री होता था। दोनों कोणों का योग कितना होता था, 90 डिग्री होता है। जबकि सप्लीमेंट्री में मतलब संपूरक कोण में क्या होता है, 1 प्लस 2 मतलब कोण 1 और 2 का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ देखिए पूरक, पूरक यहाँ देखिए 3 अक्षर है, और यहाँ पे समपूरक है, इसमें देखिए 4 अक्षर हो जाता है। इसलिए समपूरक मतलब बड़ा और पूरक मतलब क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे इससे आप लोग जो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अगर एक एंगल आपको बता दिया है सप्लीमेंट, एक एंगल थीटा है, अब इसका आप संपूरक कोण लिखिए या सप्लीमेंट्री एंगल लिखिए, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए थीटा का अगर सप्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए बोला जाए तो 180 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। आइए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है चौथा नंबर पे शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, इंग्लिश इसे बोलते हैं वर्टिकली, वर्टिकली एंगल, वर्टिकली एंगल बोलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे दो रेखा एक दूसरे को काट रही हो, दो रेखा एक दूसरे को अगर काट रही हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे भी बनता है। जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बोलता है। इसे शीर्षाभिमुखी कोण कहेंगे। अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 इक्वल टू यहाँ पे कोण 2 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है और शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये भी, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये 3 है ये 4 है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुखी कोण है। यहाँ देखिए ये शीर्षाभिमुखी नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ दोनों का रेखा मिलाने पे यहाँ पे शीर्ष बन रहा है। क्या बन रहा है, शीर्ष बन रहा है। जैसे आप देखिए अगर इसको ये वाला मिलाने पे यहाँ पे और ये वाला मिलाने पे क्या बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ये शीर्ष हो गया। यहाँ देखिए इसीलिए शीर्षाभिमुखी कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। इसे हम बोलेंगे शीर्षाभिमुखी कोण। आइए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है एकांतर कोण, यहाँ पे लिख लीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोण इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट कोण,
अल्टर, यहाँ पे नेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है? जैसे यहाँ पे दो तिर्यक रेखा हो, दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, एक मान लेते हैं यम और एक मान लेते हैं एन। इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है, एल काट रही है। अब यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे चार कोण यहाँ पे बनेंगे, एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, और यहाँ पे ये सात हो गया और ये आठ हो गया। यहाँ पे देखिए चार कोण यहाँ बनेंगे और चार कोण यहाँ पे बनेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये और यहाँ पे ये कोण और ये कोण। अब यहाँ पे हमें एकांतर कोण देखना है। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? एकांतर कोण मतलब एक को छोड़ करके एक, जैसे यहाँ पे अगर ये तीन लेंगे, तीन यहाँ पे लेंगे तो ये छह को छोड़ करके, ये तीन लेंगे तो छह छोड़ करके ये पांच के क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला, बाहर मतलब ये देखिए रेखा के इधर, रेखा के ऊपर क्या है? बाहर है, और रेखा नीचे बाहर है, और इन दोनों के बीच दोनों बीच के इसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और इन दोनों को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ इंटीरियर एंगल जो है, ये देखिए तीन, तो ये छह के बराबर नहीं होगा, ये पांच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पांच के बराबर होगा। और ये कोण एक है, तो कोण एक ये जो है कोण आठ के बराबर नहीं होगा, ये कोण इधर छोड़ करके इसके बराबर होगा, सात के बराबर होगा। तो कोण एक बराबर क्या होगा? यहाँ पे कोण एक बराबर सात के, यहाँ पे कोण सात, ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक बार वीडियो में समझ में आते, एक बार और वीडियो रिवाइंड कर लीजिए। यहाँ देखिए कोण एक बराबर कोण सात के है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर मतलब, अब देखिए यहाँ पे इस साइड का है तो इसको हम नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये छोड़ करके दूसरा ले रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए यहाँ पे कोण दो बराबर, यहाँ पे कोण जी सात के बराबर नहीं होगा, कोण आठ के बराबर होगा। यहाँ पे कोण दो बराबर किसके बराबर होगा? कोण आठ के बराबर होगा। अब देखिए ये बाहर का हो गया। अब अंदर का आइए, अंदर देखिए तीन यहाँ पे इस साइड है, छह के बराबर नहीं होगा, ये पांच के बराबर होगा, एक को छोड़ करके, यहाँ देखिए एक छोड़ करके पांच के बराबर होगा। इसका मतलब कोण तीन बराबर ये कोण पांच के, तो कोण यहाँ पे पांच हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण चार है, तो कोण चार है ये इसके बराबर नहीं होगा, ये कोण चार इसके छह के बराबर होगा। तो कोण चार किसके बराबर होगा? कोण चार बराबर यहाँ पे कोण छह, यहाँ पे दिख रहा है ये कोण चार बराबर कोण छह होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये कोण, ये जो है ये कोण एकांतर कोण, इसको आप जो है नोट में बना लेंगे, या तो वीडियो दो बार देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। आइए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इसी में देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल भी है इसमें। यहाँ पे मतलब संगत कोण है। संगत कोण मतलब यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला है तो यहाँ पे ये भी ऊपर वाला क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कोण दो और कोण छह क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये संगत है। संगत मतलब यहाँ पे ये रेखा से ऊपर वाला है, तो मतलब जैसे दो लोग हैं संगत में है ना, तो कहेगा तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, तो मैं भी अगर कहीं रूम लूंगा तो मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे रहूंगा, क्योंकि उसकी संगत कैसा रखे, तो बोलेगा नीचे नहीं सही है, सबसे ऊपर नहीं सही है, फर्स्ट फ्लोर ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये रेखा के ऊपर है छह, और यहाँ पे रेखा के ऊपर दो है। यहाँ पे कोण दो और कोण ये छह क्या है? बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है, इसकी संगत का असर है। कहते नहीं कि तुम इसकी संगत में बिगड़ रहे हो, उसी संगत के यहाँ पे इसको असर पड़ गया। ये ऊपर वाला फ्लोर लिया है तो ये भी ऊपर वाला फ्लोर लेगा। यहाँ पे कोण दो बराबर क्या होगा? कोण दो बराबर कोण छह होगा। अगर यहाँ पे कोण एक देखें, कोण एक किसके बराबर होगा? ये देखिए रेखा के ऊपर एक भी है, यहाँ पे रेखा के ऊपर एक पांच है,
ये इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर। यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 क्या है, बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 5 के, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण 3 इस रेखा के नीचे है, तो इस रेखा के नीचे है, तो यहाँ पे इस रेखा के नीचे कौन है, 7 है। यहाँ पे कोण 3 और 7 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 7, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे 4 देखिए, 4 भी रेखा के नीचे है, लेकिन इधर साइड में है, तो 4 और यहाँ पे रेखा के नीचे क्या है, 8 है। इसका मतलब कोण 4 बराबर कोण 8 के। ये कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। अब इसी में शीर्षाभिमुखी कोण देख लेते हैं। शीर्षाभिमुखी अलग से हमने बताया था, लेकिन अब इसमें अगर पूछ लिया जाए शीर्षाभिमुखी कोण कौन कौन से हैं, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। अब शीर्षाभिमुखी कोण हमने आपको बताया कि इस तरह से दो रेखा काट रही है अगर एक दूसरे को, तो ये कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। यहाँ दो रेखा तो काट रही है, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण है। इसका मतलब कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे कोण, यहाँ पे दिखेगा कोण 1 बराबर कोण 3 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। और कोण 2 और कोण 4 क्या होंगे, ये भी शीर्षाभिमुखी कोण आएंगे। हमने बताया था यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कोण 2 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोण 1 और 2 बराबर हो जाए। यहाँ पे कोण 1 3 के बराबर है और कोण 2 जो है 4 के बराबर है, इस तरह से होता है। और यहाँ देखिए अगर इसमें आएंगे तो कोण यहाँ पे 6 कोण 7 के बराबर, सॉरी कोण 6 कोण 8 के बराबर है। तो कोण यहाँ पे 6 किसके बराबर है, कोण 8 के, ये कोण बराबर है। और ये कोण 5 कोण 7 के बराबर है, तो कोण 5 कोण 7 के बराबर है। ये क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। अब देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण है, और इंटीरियर और आंतरिक कोण है। ताइए बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बारे में देख लेते हैं। now देखिए आंतरिक कोण, 7वां हो गया आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। इंटीरियर एंगल देखिए दोनों रेखा के बीच में जो कोण है, यहाँ पे 3 4 और 5 और 6, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। और जो रेखा के बाहर है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण है। तो पहले इंटीरियर एंगल के बारे में देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे कोण 3 और कोण 6 और कोण 4 और कोण 5 क्या है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल देखिए जो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के बाएं साइड और दाएं साइड का योग कितना होता है, दोनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड कोण 3 और कोण 6 क्या है, ये जो है 180 होंगे। यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण यहाँ पे 6, ये क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। ये आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे कोण 3 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सॉरी बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 ये क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। मतलब कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तो इंटीरियर एंगल होगा, वही जो है एक्सटीरियर एंगल में भी होगा, वही बाह्य कोण में भी होगा। 8वें में बाह्य कोण अगर लेंगे, यहाँ पे बाह्य कोण कौन कौन से हैं, ये रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे वाले बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण में आप देखिए कोण 2 और कोण 7 ये क्या होंगे, इधर वाले कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इधर वाले कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कोण 2 और कोण 7, तो कोण 2 प्लस कोण 7
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यही अगर इधर देखेंगे, इसके बाएं साइड में देखेंगे, यहाँ पे कोण 1 और कोण 8 योग करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो कोण यहाँ पे 1 और 8, तो कोण 1 प्लस कोण 8 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कोण क्या होंगे, ये कोण दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसमें जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं देखिए, आइए बताते हैं। यहाँ पे दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, इसको मान लेते हैं L। अब यहाँ आपको एक कोण दे देगा, ये वाला कोण आपको दे देगा, और आपसे पूछ लिया कि आप जो है इस कोण का मान बताइए। तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, ये कोण अभी हमने बताया, ये कोण जो है अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 50 डिग्री होता है। यहाँ पे इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है, ये एंगल दे देगा, ये एंगल पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है, कोई भी एंगल जो है इसमें से पूछ सकता है आपसे। तो आप जो है इसका आसानी से निकाल सकते हैं। ये एंगल निकाल ली, ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा कोण बन रहा है। तो ये 50 डिग्री हो गया, तो बाकी कितना होगा 180 में 50 घटा दीजिए तो 130 डिग्री कोण हो जाएगा, 130 डिग्री हो गया। तो ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है, 50 हो जाएगा। ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुखी कोण है। ये कोण मालूम हो जाए तो सब कोण आप क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना टाइम हुआ, टाइम 41 मिनट हो गया। तो अगले वीडियो हम इसके क्वेश्चन करवा देंगे, ये जो है रेखा और कोण जो है खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। तो अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।